हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाल ही में हुए घटना के आधार पे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये सारे के सारे करंट अफेयर्स, जैसा आपको पता है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करता हूँ और ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिए कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रही है उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो के अलावा किसी भी तरह की आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो अगर अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला हमारा न्यूज है कि भारत जो है वो मछली उत्पादन के मामले में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। यानी इसकी जो रैंकिंग यहाँ बताई जा रही है वो तीसरी बताई जा रही है मछली उत्पादन के मामले में, यानी कि फिश प्रोडक्शन के मामले में। और ये जो रिपोर्ट बताई गई है ये यूनियन मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा बताई गई है कि भारत जो है अब पूरे विश्व में मछली उत्पादन के मामले में तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। अब वहीं अगर हम एक्वा कल्चर, यानी कि अगर हम जैसे एग्रीकल्चर आपने सुना होगा, उसी तरह होता है एक्वा कल्चर, यानी जो वाटर पे डिपेंडेंट जो जिस तरह की फार्मिंग की जाती है उस फार्मिंग को बोलते हैं एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर के मामले में भारत जो है पूरे विश्व में सेकेंड स्थान पे पहुंच चुका है चाइना के बाद। लेकिन फिश प्रोडक्शन के मामले में अगर हम बात करें तो भारत को तीसरा स्थान मिला है। और ये जो तीसरा स्थान मिला है तो पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। आपको याद रखना है, पहले नंबर पे चाइना है फिश प्रोडक्शन के मामले में, यानी कि मछली उत्पादन के मामले में, और दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया है, और तीसरे नंबर पे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर मछली की उत्पादन की जाती है तो वो भारत में की जाती है। अब इसके लिए हमारे जो है केंद्र सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं भी चलाई गई है ताकि हमारे देश में मछली उत्पादन में और वृद्धि हो सके, जैसे कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है और इस योजना से भी आपके एग्जाम में कई सवाल बन चुके हैं, तो इसको भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि मछली उत्पादन से रिलेटेड कौन सी योजना प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक इंडेक्स जारी की गई है, यानी कि एक सूचकांक जारी की गई है जिसका नाम है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। यानी कि जो राज्य अपने बेहतर प्रशासन करने में जो सफल हुए हैं उन राज्य को इस इंडेक्स में जगह दी गई है। यानी उनका प्रशासन, उनका शासन कैसा रहा है, और उन राज्य को उनके जो है लार्जर स्टेट और स्मॉलर स्टेट में कैटेगराइज किया गया है। और लार्जर स्टेट में जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स में जो जगह दी गई है सबसे बेहतर प्रशासन के लिए, यानी कि शासन के लिए, वो दी गई है हरियाणा को। और ये जो इंडेक्स निकाला गया है ये 7वां एडिशन है, यानी इससे पहले इस इंडेक्स के 6ठे एडिशन रिलीज कर दिए गए हैं। तो ये 7वें एडिशन की बात करें तो बड़े स्टेट में जहां पे जो गवर्नमेंट है वो काफी अच्छे तरीके से चलाई गई है, यानी वहां का प्रशासन जो है और शासन काफी दुरुस्त रहा है, तो उस राज्य की श्रेणी में हरियाणा को प्रथम स्थान मिला है। अब वहीं अगर सेकंड स्थान की बात कर ले तो तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है, केरल को तीसरा स्थान मिला है, छत्तीसगढ़ को चौथा स्थान मिला है, उसके बाद पंजाब, कर्नाटक और दूसरे राज्य इसमें शामिल है। और जो टोटल इस कैटेगरी में राज्य को शामिल किया गया है वो टोटल शामिल किया गया है 18, यानी 18 स्टेट्स को बड़े राज्य की कैटेगरी में शामिल किया गया है, जहां पे बेस्ट गवर्नमेंट जो है इस पूरे इंडिया में जो है सफल बनाया गया है, यानी सफल हुआ है, यानी उनके जो शासन हुए हैं वो काफी अच्छे हुए हैं। ठीक है, अब वहीं अगर छोटे स्टेट के मामले की बात करें तो छोटे स्टेट में सिक्किम को पहला स्थान मिला है। और उसके अलावा जो है और भी छोटे स्टेट है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश को दूसरा मिला है, उत्तराखंड को तीसरा स्थान दिया गया है। लेकिन इस कैटेगरी में यहाँ पे
इस इंडेक्स में यूनियन टेरिटरीज के लिए कोई भी कैटेगरी नहीं बनाई गई है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की जो है बारे में आपको यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और इस इंडेक्स को रिलीज करने का मेन मकसद यही है ताकि उस राज्य के क्या क्या सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस रहे हैं भारत में, उसका कैसा स्थान रहा है, कैसा पोजीशन रहा है, उसको मेजर करने के लिए बेसिकली ये इंडेक्स जारी किया गया है। यानी कि अगर जैसे यहाँ पे हरियाणा की हम बात कर ले और वही अगर हम कर्नाटक की बात कर ले, तो हरियाणा की जो गवर्नमेंट रही है वो अपने स्टेट में काफ़ी जो है सफल जो है गवर्न करने में रही है, और वहीं कर्नाटक की तुलना में करें तो उससे बेहतर रही है। तो इस इंडेक्स में बेसिकली वही बताया गया है कि उस स्टेट के जितने भी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस कैसे रहे हैं, उस पे ये इंडेक्स जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि स्वीडन के पार्लियामेंट के द्वारा स्वीडन देश के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। अब ये नए प्रधानमंत्री कौन है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस बातों पे चर्चा करते हैं। याद रखिएगा, यहाँ जो कंट्री की बात हो रही है वो स्वीडन कंट्री की बात हो रही है, और स्वीडन कंट्री के अभी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, और उनका नाम है उल्फ क्रिस्टरसन। और नाम आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरी है, उल्फ क्रिस्टरसन। और ये कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं जो अभी हाल ही में स्वीडन के पार्लियामेंट के द्वारा प्रधानमंत्री इलेक्ट किए गए हैं। और ये जो प्रधानमंत्री इलेक्ट किए गए हैं उसमें इनको टोटल जो है 176 से 173 वोट्स जो है इन्हें मिले हैं। यानी 176 टोटल वोट थे, उनमें से 173 वोट जो है इनके नाम गिरे हैं। यानी इनके नाम जो है कुछ इनके जो अपोजिशन लीडर थे, यानी अपोजिशन पार्टी थी जिसे रेडिकल फार राइट पार्टी बोलते हैं, ये वहाँ की इनकी अपोजिशन पार्टी थी, इस पार्टी ने भी इनका समर्थन किया है। और इस पार्टी के समर्थन के बाद मिस्टर क्रिस्टरसन जो कि 59 ईयर्स के हैं, ये स्वीडन के नए प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। तो अगला न्यूज़ हमारा ये है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अग्रणी माने जाने एक बहुत ही विख्यात डॉक्टर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब ये कौन है जो कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अग्रणी माने जाते थे, और इनकी लाइफ में ओआरएस की क्या भूमिका रही है, ये क्यों इतने फेमस हुए हैं, और इन्होंने कैसे लोगों को ओआरएस के माध्यम से जाने बचाई है, इस बातों पे यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम। इनका नाम है डॉक्टर दिलीप महालानविश जी। ये जो है ये बहुत ही एक फेमस डॉक्टर है, और ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के ये अग्रणी माने जाते हैं। ऐसा इसलिए माने जाते हैं क्योंकि एक जो है इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट में इन्होंने ओआरएस को कुछ ऐसे प्रेजेंट किया कि ये इसके अग्रणी माने जाने लगे, और बहुत से लोगों की इन्होंने जानें बचाई थी। जैसे कि 1971 के वार में जो है कुछ रिफ्यूजी जो थे वो वेस्ट बंगाल में रहने के लिए आते हैं, और ये सारे के सारे रिफ्यूजी को जो है कालरा जो है डिजीज हो जाता है। और इस कालरा डिजीज के उपचार के लिए ये डॉक्टर ने जिस थेरेपी का यूज किया था वो था ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। यानी इन्होंने सारे पेशेंट को ओआरएस का जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, और उसके सॉल्यूशन के कारण बहुत से लोगों की जानें बचाई गई थी। इसीलिए ये काफ़ी फेमस भी हुए थे, और इसके लिए इन्हें WHO के डायरियल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के ये मेंबर भी बनाए गए थे 1983 में 5 सालों के लिए। और इनके इस बेहतरीन कार्य के लिए जो है इन्हें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अग्रणी माने जाने लगे थे। ठीक है, अब ये ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है, तो ये ओआरएस के बारे में आपने सुना होगा। जब आपको पेट दर्द वगैरह होता है, या लूज मोशन वगैरह होते हैं, या आपको वॉमिटिंग वगैरह होते हैं, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, यानी पानी की कमी हो जाती है। तो उसी डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है ओआरएस का सॉल्यूशन, यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यानी ये एक ऐसा जो है सॉल्यूशन होता है जो कि बेसिकली डायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो है खत्म करने के लिए या रोकने के लिए इसे पेशेंट को दिया जाता है। तो इसी के ये जाने माने अग्रणी जो है डॉक्टर थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और एक बार फिर आपको नाम मैं बता दूं, इनका नाम था डॉक्टर दिलीप महालानविश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज।
अगला न्यूज ये है कि बुकर प्राइज 2022 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और कौन इसके विजेता बने हैं, ये किस देश के हैं और किस नॉवेल के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इन बातों पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुकर प्राइज 2022 के जो विजेता बने हैं उनका नाम है स्नेहन करुणातिलक जी। नाम थोड़ा सा अटपटा आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंडियन जो है सिटीजन नहीं है, बल्कि ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और ये श्रीलंका की बहुत ही एक फेमस ऑथर है और इन्हें जो है इस साल यानी कि बुकर प्राइज 2022 से इन्हें सम्मानित किया गया है इनके फिक्शन द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए जी। इन्हें इस रचना के लिए इस साल बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है और इसके लिए इन्हें जो ट्रॉफी प्रदान किया गया है वो क्वीन कंसोर्ट कैमेलिया के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है और इन्हें इस अवार्ड के जीतने के लिए इन्हें अब 50,000 पाउंड का पुरस्कार राशि दिया जाएगा। ठीक है, अब ये श्रीलंका के बुकर प्राइज जीतने वाले पहले जो है सिटीजन नहीं है। इनसे पहले जो है श्रीलंका के माइकल ओंडार्जे ने भी 1992 में बुकर प्राइज जीता हुआ था, यानी ये श्रीलंका के बुकर प्राइज जीतने वाले दूसरे पर्सन बन गए हैं। अब पिछले साल की बात कर ले कि बुकर प्राइज जो कि लिटरेचर फिक्शन में दिया जाता है, तो पिछले साल किसे बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो एक साउथ अफ्रीका के ऑथर थे, इनका नाम था डायमंड गलगुट और इन्हें जो है पिछले साल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो आपको इस साल के बुकर प्राइज विनर, पिछले साल के बुकर प्राइज विनर, इनके नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि ईयर के जो है बेस पे आपको बुकर प्राइज के विनर से क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको यहाँ पे थोड़ी और बुकर प्राइज के बारे में स्टैटिक अगर जानकारी दे दूं तो बुकर प्राइज को सबसे पहले जो सम्मानित यानी कि पुरस्कृत किया गया था, शुरुआत किया गया था, वो 1969 में किया गया था। और बुकर प्राइज में आप कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि दो तरह के बुकर प्राइज होते हैं, एक मैन बुकर प्राइज और एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज। और ये जो बुकर प्राइज है ये मैन बुकर प्राइज है। साल 2019 तक इस बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज कहा जाता था क्योंकि ये बुकर प्राइज जो था वो बेसिकली अब इसे जो है ब्रिटेन के बुकर प्राइज से जाना जाता है, यानी कि ये ब्रिटेन्स बुकर प्राइज के नाम से जाना जाता है। लेकिन 2019 तक ये जो है किस नाम से जाना जा रहा था, मैन बुकर प्राइज के नाम से जाना जा रहा था और फिर इसका नाम चेंज करके सिर्फ और सिर्फ रखा गया बुकर प्राइज, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा यह शुरू किया गया था और इसीलिए इसका नाम रखा गया बुकर प्राइज। और इसके अलावा इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो आपके लिए काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो इससे रिलेटेड हर एक विनर की या जो भी अनाउंसमेंट की गई थी, मतलब अगर हम बात करें कि कितने लोगों को इसमें चुना गया था, इन सब बातों को, तो इससे रिलेटेड हर एक जानकारी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट सरकारी परीक्षा पे हमने दे दिया हुआ है। आप वहां पे जाए और वहां जाकर आप क्या करेंगे, सरकारी परीक्षा.com पे जाएंगे, वहां पे जाके आपको सामान्य ज्ञान का टैब मिलेगा, आप उस टैब पे जाएंगे, वहां पे रेडी रेफरेंस यानी जो भी आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड कंटेंट है वहां पे दिए हुए हैं, आप वहां पे जाके बुकर प्राइज के बारे में और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पे हमने हर एक जो है पर्सन जिनको 2020 या 2021 या 2022 के जो बुकर प्राइज के विजेता रहे हैं उनके बारे में मैंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है। आप जाके उनके नाम जान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं और किनको किनको बुकर प्राइज के लिए चुना गया था उनके नाम भी वहां पे दिए हुए हैं। तो उन्हीं इंटरनेशनल बुकर प्राइज से एक और यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये है कि भारत की पहली इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली जो पहली राइटर है वो है गीतांजलि श्री और इन्हें जो है अभी हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो आप इनका भी नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति की है। अब ये कौन है नए अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उनके बारे में जानते हैं। इनका नाम है दीपेंद्र सिंह राठौर और अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के द्वारा इन्हें जो है नए अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये पेटीएम में ही चीफ प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में कार्य कर रहे थे। अब इनको ये एडिशनल जो है रोल दिया गया है कि अब आप जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे जब तक कोई परमानेंट जो है सीईओ नहीं बन जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम है सतीश गुप्ता। आपको इनको भी नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि इन्होंने सतीश गुप्ता जी की जगह ली है जो अभी अक्टूबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। अब अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड जो है कुछ इनिशिएटिव जो भी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए हैं वहां पे थोड़ी चर्चा कर ले तो अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अभी 1-2 दिन पहले ही 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया है। यानी देशों में अब जो बैंकों की संख्या है वो डिजिटल बैंकों की संख्या अब बढ़ेगी, जिससे आपके ट्रांजैक्शन की उम्मीदें जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक को जो फाउंड किया गया था वो 2015 में किया गया था और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, नोएडा में है। और इसे 2021 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे शेड्यूल बैंक के रूप में स्टेटस दे दिया गया। यानी 2021 से ये एक कमर्शियल बैंक बन चुका है, शेड्यूल बैंक बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज ये है कि ऑस्ट्रेलिया के नए ओडीआई कैप्टन की नियुक्ति की गई है। यानी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन थे ओडीआई उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है। और किन्होंने रिप्लेस किया है इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। तो इनका नाम है पैट कमिंस। आप इनके बारे में जरूर जानते होंगे अगर आप क्रिकेट के प्रेमी होंगे तो। ये पैट कमिंस जो है ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही तेज गेंदबाज है और ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वनडे इंटरनेशनल के कैप्टन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले ऑलरेडी ये टेस्ट कैप्टन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है एरॉन फिंच। यानी इन्होंने एरॉन फिंच की जगह पे ये ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई के कैप्टन बने हैं। एरॉन फिंच, याद रखिएगा नाम, इन्हीं के जगह पे ये अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई कैप्टन बने हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के ये ओडीआई में कैप्टनशिप करने वाले ये ऑस्ट्रेलिया के दूसरे बॉलर है। यानी कि पहले बॉलर जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टनशिप की है वो हैं शेन वॉर्न, और शेन वॉर्न के बाद ये ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ऐसे बॉलर हैं जो ऑस्ट्रेलिया वनडे इंटरनेशनल जो है टीम के ये कैप्टन बने हैं। और इससे पहले वार्नर जो है ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन थे जिनके ऊपर जो है बॉल टेम्परिंग स्कैंडल के मामले में इनके ऊपर जो है इनके लीडरशिप पोजीशन से इन्हें बैन कर दिया गया। यानी इन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि अब इनके ऊपर जो बैन किए गए हैं वो अब हटा दिए जाएंगे तो फिर से ये ऑस्ट्रेलिया के वाइस कैप्टन के रूप में ये जो है नियुक्त किए जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज़। अगला न्यूज ये है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है फुटबॉल में और इस अवार्ड को बोला जाता है बैलन डी और अवार्ड। इस अवार्ड को पहली बार करीम बेंजेमा ने जीता है। अब ये करीम बेंजेमा कौन है, किस टीम के लिए खेलते हैं और इन्होंने जो अवार्ड जीता है ये मेंस कैटेगरी में जीता है। अब ये वुमेन्स कैटेगरी में इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो अवार्ड है जिसका नाम है बैलन डी और, ये फुटबॉल स्पोर्ट्स में ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रेस्टिजियस इंडिविजुअल अवार्ड है जिसे उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिन्होंने अपना प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ किया है। और इस बार जो है इस अवार्ड से मेंस कैटेगरी में करीम बेंजेमा जी को सम्मानित किया गया है जो किसके लिए खेलते हैं, तो रियल मैड्रिड टीम के लिए ये खेलते हैं। और इस अवार्ड को जीतने वाले ये सबसे ओल्डेस्ट विनर बने हैं। लेकिन इनसे पहले 1956 में सबसे जो ओल्डेस्ट विनर थे इस अवार्ड को जीतने वाले वो थे स्टैनली मैथ्यूज, और उनके बाद इस अवार्ड को जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। अब वहीं अगर वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो इस अवार्ड को जिन्होंने जीता है वो एक स्पेनिश प्लेयर है और इनका नाम है एलेक्सिया पुटेलस। और इन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में ये फुटबॉल स्पोर्ट्स की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का अवार्ड इन्होंने जीता है और ये अवार्ड इन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। यानी इससे पहले भी इन्होंने ये अवार्ड जीता हुआ है। अब अगर हम इसमें फुटबॉल में देखें तो आप बहुत ऐसे खिलाड़ी के नाम जानते होंगे जैसे कि लियोनेल मेसी के नाम जानते होंगे। तो लियोनेल मेसी जो थे इसे पिछले साल तक इस अवार्ड को वो जीतते आ रहे थे। यानी ये 7 बार इस अवार्ड को जीत चुके हैं लियोनेल मेसी। और इस बार जो है करीम बेंजेमा ने इस अवार्ड के लिए लियोनेल मेसी को बीट कर दिया है, यानी पछाड़ दिया है। और इस अवार्ड को अपने बेहतर प्रदर्शन के जो है आधार पे इस अवार्ड को उन्होंने जीत लिया है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक रिकॉर्ड बना है और रिकॉर्ड बनाने वाले हमारे भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जी है। अब ये इन्होंने कैसा रिकॉर्ड बनाया है इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं। ये ऑलरेडी भारतीय ग्रैंड मास्टर है और इन्होंने विश्व के चैंपियन जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, इनको इन्होंने हराया है। और ये तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं अभी तक के। यानी कि डी गुकेश ने जो है विश्व के जो शतरंज के चैंपियन हैं जिनका नाम है मैग्नस कार्लसन, ये एक जमाने में ये जो है आज से अगर हम 10 साल की बात कर ले तो शतरंज में इनका काफ़ी बोलबाला था। हर जो है ट्रॉफी, हर चैंपियनशिप के ये विजेता थे और इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी खिताब जीता था। और उसी का मैग्नस कार्लसन को जो है हमारे देश के भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने हराया है और उनको हराने के बाद इनके नाम एक रिकॉर्ड बन गया है। रिकॉर्ड ये बना है कि ये उस विश्व विजेता खिलाड़ी को हराने वाले ये सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। और जिस उम्र में इन्होंने विश्व विजेता खिलाड़ी को हराया है वो उम्र मात्र 16 साल 4 महीने और 20 दिन के है। और इससे पहले विश्व विजेता जो खिलाड़ी रहे हैं उसको हराने वाले जो सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे हैं उनका नाम रहा है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। यानी कि मैग्नस कार्लसन को इससे पहले रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने हराया हुआ है। और ये जब इन्होंने हराया था उस समय जो है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे। लेकिन अभी जो डी गुकेश ने इन्हें चैंपियनशिप में मात दी है, कौन सी चैंपियनशिप में, तो एमचेस रैपिड चैंपियनशिप में जो मात दी है उससे ये अब भारत की नहीं बल्कि विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लसन को हराया है। अब मैग्नस कार्लसन का ये दूसरा जो है हार है। अभी इसी चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन को जो है 19 साल के खिलाड़ी अर्जुन इरगैसी ने हराया है। तो यहाँ पे आपको कई सारे इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है और आपको यहाँ हर एक इंफॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत है, उसे जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज है हमारे एक प्लानिंग और प्रोग्राम्स कैटेगरी से और ये है कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की लॉन्चिंग की गई है। आप बहुत सारे जो है स्कीम के बारे में आपको जानना होगा, उसकी लिस्ट बनानी होगी, उसके बारे में पढ़ना होगा। उन्हीं स्कीमों की लिस्ट में इस स्कीम को भी शामिल कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्कीम है वन नेशन वन फर्टिलाइजर और इस स्कीम को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना के तहत लॉन्च किया गया है। यानी अब जो हमारे भारत देश में जो सब्सिडी के रूप में उर्वरक मिलते हैं वो सारे के सारे उर्वरक जो है एक सिंगल ब्रांड के नाम पे मिलेंगे और ये सिंगल ब्रांड का नाम होगा भारत। यानी जितने भी उर्वरक के आपको बोरी प्रोवाइड किए जाएंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी के तौर पे मिलते हैं उन सारे बोरी पे अब जो नाम का टैग लगेगा वो जैसे कि भारत DAP, भारत MOP, भारत यूरिया या भारत NPK एक्सेट्रा, इन सब नामों का यूज किया जाएगा। और अभी इसी नाम को जो है अब पूरे उर्वरक के क्षेत्र में भारत सरकार ने अपनाया है और इसी को बोला जा रहा है वन नेशन वन फर्टिलाइजर। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में किसानों के लिए जो है 600 PM किसान समृद्धि केंद्र का भी उद्घाटन किया है। यानी ये जो उर्वरक है जहां से किसान इसको खरीदते हैं अब उस उर्वरक यानी कि PM किसान समृद्धि केंद्र से उसे खरीदा जाता था उसमें भी संख्या बढ़ा दी गई है। यानी कि नए टोटल 600 PM किसान समृद्धि केंद्र जो है पूरे देश में प्रधानमंत्री के द्वारा खोले गए हैं। और PM के द्वारा एक और जो है इस एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक मैगजीन का भी लॉन्चिंग किया गया है। इस मैगजीन को आप अच्छे से याद रखिएगा इसका नाम, क्योंकि इससे सवाल बनने की संभावना है। इस मैगजीन का नाम है इंडियन एज और ये जो मैगजीन है ये बेसिकली फर्टिलाइजर से रिलेटेड मैगजीन है जो कि किसानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैगजीन है। इसमें दिए हुए हैं कि किस फर्टिलाइजर का उपयोग आपको कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए। और किसानों को जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में प्रशिक्षित करने के लिए इस मैगजीन को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया है। नाम है इंडियन एज, याद रखिएगा इससे। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। अब
आपके लिए हमारे पास एक प्रश्न है जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारा जो प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से, और प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इस्माइल कदारे, ऑप्शन बी एलिस मुनरो, ऑप्शन सी फिलिप रोथ, या ऑप्शन डी लास्लो क्राइस्टजना होकाई। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है उसे हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लगे रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।